26 नवंबर 2008 की रात मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह रोशनी और हलचल से भरी हुई थीं। अरब सागर से आती ठंडी हवा ताज होटल के सामने खड़े लोगों के चेहरों को छू रही थी। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई देर रात की कॉफी पी रहा था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक शुरू होने वाली थी। लेकिन ये कहानी उस हमले की नहीं है। ये कहानी उस खामोश साजिश की है जो कुछ साल बाद फिर से मुंबई पर हमला करने के लिए रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद 26/11 से भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। साल 2012 में मुंबई में एक साधारण सा दिन था। शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, सड़कें ट्रैफिक से जाम थीं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। उसी दिन महाराष्ट्र पुलिस की एक इंटेलिजेंस यूनिट को एक अजीब इंटरसेप्टेड कॉल मिली। कॉल बहुत छोटी थी, सिर्फ कुछ सेकंड की, लेकिन उसमें एक शब्द था जिसने सबको चौकन्ना कर दिया। मुंबई, अगला टारगेट। कॉल को तुरंत ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल इंटरनेट आधारित सर्वर से की गई थी, इसलिए उसका लोकेशन साफ नहीं था। फिर भी खुफिया एजेंसियों के दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मुंबई फिर से किसी बड़े हमले के निशाने पर है? 4 साल पहले 2008 में जब 2011 मुंबई अटैक्स हुआ था तो पूरी दुनिया दहल गई थी। सिर्फ 10 आतंकवादी, लेकिन 60 घंटे तक पूरे शहर को बंधक बना लिया गया था। हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस हमले का सबसे बड़ा सबूत था जिंदा पकड़ा गया आतंकी अजमल कसब। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे ऑपरेशन की परतें खोल दी और दुनिया को यह समझ में आया कि यह हमला कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था। जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया, डेविड हेडली। वो एक अमेरिकी पाकिस्तानी आतंकवादी था जिसने मुंबई में कई बार आकर हमले के टारगेट्स की रेकी की थी। उसने होटल, रेलवे स्टेशन और कई अहम जगहों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजे थे। उसके खुलासों से एक डरावनी बात सामने आई। मुंबई सिर्फ एक बार का टारगेट नहीं था, बल्कि ये शहर बार बार निशाने पर था। 2010 के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट मिलने लगे कि कुछ आतंकी संगठन मुंबई में दोबारा हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी रणनीति अलग थी। इस बार हमलावर सीधे पाकिस्तान से नहीं आने वाले थे। इस बार प्लान था कि भारत के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया जाए। इन स्लीपर सेल्स का संबंध एक कुख्यात आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से बताया गया। इंडियन मुजाहिदीन वो संगठन था जो भारत के कई शहरों में बम धमाकों के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है। जांच एजेंसियों को शक था कि ये संगठन अकेले काम नहीं करता। इसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन था। इन संगठनों का मकसद भारत में अस्थिरता फैलाना और बड़े शहरों को निशाना बनाना था, ताकि दुनिया का ध्यान उनकी ओर जाए। 13 जुलाई 2011 को मुंबई एक बार फिर दहल उठी। शाम का समय था और लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे। तभी कुछ ही मिनटों के अंदर 3 जगहों पर धमाके हुए, जवेरी बाजार, दादर और ओपेरा हाउस। इन धमाकों में 26 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना को इतिहास में 26/11 मुंबई बॉम्बिंग्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये हमला 26/11 जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुंबई अभी भी आतंकियों के निशाने पर है। 2012 में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई जिसने जांच को नई दिशा दे दी। पकड़ा गया व्यक्ति था ज़बियुद्दीन अंसारी, जिसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। जुंदाल वही व्यक्ति था जिसने 26/11 हमले के दौरान आतंकियों को हिंदी में निर्देश दिए थे ताकि ऐसा लगे कि हमलावर भारत के ही लोग हैं। उसकी गिरफ्तारी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूछताछ में उसने बताया कि 26/11 के बाद भी मुंबई पर हमला करने की योजनाएं बन रही थीं, और इस बार टारगेट सिर्फ होटल या रेलवे स्टेशन नहीं थे। इस बार आतंकियों का मकसद और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर हमला करना था। योजना ये थी कि एक साथ कई जगहों पर हमला किया जाए ताकि पूरे शहर में डर और अफरा-तफरी फैल जाए। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कुछ आतंकी समुद्री रास्ते से फिर से भारत में घुसने की योजना बना रहे थे। ये वही तरीका था जो 2008 में इस्तेमाल किया गया था, जब आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। लेकिन इस बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क थीं। समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया, तटरक्षक बल और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और मुंबई के तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। जांच में यह भी पता चला कि कुछ आतंकी मुंबई के अंदर ही युवाओं को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचार फैलाए जा रहे थे और युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी।
ये एक नया खतरा था, क्योंकि अगर हमलावर देश के अंदर से आते तो उन्हें पहचानना और रोकना और भी मुश्किल हो जाता। इस खतरे को देखते हुए भारत की कई एजेंसियों ने मिलकर काम करना शुरू किया। मुंबई पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने मिलकर कई संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू की। देश भर में छापे मारे गए और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे जांच में ये साफ होने लगा कि कुछ आतंकी मॉड्यूल मुंबई में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने समय रहते कई स्लीपर सेल्स को पकड़ लिया। इन गिरफ्तारियों ने उस संभावित हमले को रोक दिया जो शायद फिर से मुंबई को दहला सकता था। जांच से यह भी सामने आया कि आतंकियों का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, उनके संपर्क कई देशों में फैले हुए थे। फंडिंग अलग अलग रास्तों से आती थी, हथियारों की सप्लाई अलग चैनलों से होती थी और योजना बनाने वाले लोग अक्सर दूसरे देशों में बैठते थे। यही वजह है कि आतंकवाद से लड़ना इतना मुश्किल होता है। 2008 के बाद मुंबई ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए। पुलिस को आधुनिक हथियार दिए गए, सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बढ़ाया गया और समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए नई ट्रेनिंग भी शुरू की गई। मुंबई पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार शहर ने खुद को संभाला। हर बार लोग अगले दिन काम पर लौटे। यही इस शहर की ताकत है। ये शहर डर से नहीं रुकता। शायद यही वजह है कि आतंकवादी बार बार इसे निशाना बनाते हैं। सच्चाई ये है कि आतंकवाद का खतरा आज भी मौजूद है। नई तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे और जटिल बना दिया है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पहले से ज्यादा मजबूत और सतर्क हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाती है और हर खतरे का सामना करने के लिए तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। 26/11 का हमला इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन उसके बाद जो साजिशें रची गईं, जो हमले योजनाओं में ही रोक दिए गए, उनकी कहानियां अक्सर सुर्खियों में नहीं आती। क्योंकि जब कोई हमला रोक दिया जाता है तो दुनिया को पता भी नहीं चलता कि कितना बड़ा खतरा टल गया। और शायद यही असली जीत होती है, एक ऐसी जीत जो खामोश होती है, लेकिन उसी खामोशी में छिपी होती है एक शहर की सुरक्षा और लाखों लोगों की जिंदगी।